मेरा नाम प्रदीप है और मेरी पत्नी का नाम मधु है। मेरी पत्नी का संबंध उस जगह से है जहां अक्सर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूँ। बस मैं दिल के हाथों मजबूर था। किसी को पाप की जिंदगी से निकालकर इज्जत देना कौन सा पाप है। हुआ कुछ यूं था कि एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे जिद करके मुंबई की उन गलियों में ले गए जहां हुस्न ही हुस्न है। हर चौबारे से कोई न कोई हसीन परी झांक कर अपने आप को देख रही थी और जैसे हर किसी को अदाएं दिखाकर अपनी तरफ खींच रही हो। मैं वहां गया तो अपने दोस्तों के कहने पर ही था, लेकिन जब मधु नाम की एक कोठे पर नाचने वाली मुझे शराब पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे यूं लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। मैं तो उसकी शराबी आंखों में डूब ही गया था। फिर यूं हुआ कि मैं अपने दोस्तों से छुप छुपाकर उस इलाके में जाता रहा। मैं हर रात मधु का डांस देखने जाता था। मैं क्योंकि करोड़पति बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात मधु पर नोटों की बारिश कर देता था। उस कोठे की मालकिन सविता नाम की एक औरत थी जो मुझसे बहुत प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे कोठे पर चला गया और सविता से रिक्वेस्ट की कि मुझे मधु से मिलवा दे। मैंने सविता के सामने नोटों की गड्डी रखी तो वो मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, मैं अभी आपकी मुलाकात मधु से करवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद मधु वहां पर आ गई। वो सजी संवरी सीधी सी मेरे दिल में उतर रही थी। मैं बड़ी देर तक वहां बैठा रहा और मधु के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। मधु एक बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी महसूस होती थी। उसकी कंपनी में कोई भी बोर नहीं होता था। अब मैंने अपना ये रूल बना लिया था कि मैं हर रोज दोपहर 2 बजे मधु से मिलने जाता था। मेरी और मधु की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि दोस्ती से बढ़कर भी मेरे दिल में इसके लिए कुछ है। फिर एक दिन मैंने मधु से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया तो उसने मुझे सकारात्मक जवाब दिया। मैंने मधु को कहा कि ये डांस वगैरह छोड़ दो। मेरी इस बात पर वो मेरे सामने रो पड़ी थी। उसने कहा, यहाँ कोठे पर नाचने वाली हर लड़की की यही इच्छा है कि वो इस पाप की जिंदगी को छोड़कर अपना एक घर बसाए, लेकिन हम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करता है। फिर हमें अपना पेट भी तो भरना पड़ता है ना। बस हम सभी मजबूर हैं और मजबूरी की वजह से ही ये सब कर रही है। मैंने मधु से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुई और फिर रोने लगी। वो मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि सारी जिंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। आपका हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं मुस्कुराने लगा। मैं और मधु तो इस रिश्ते से बहुत खुश थे, मगर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। सविता मधु जैसे हीरे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उधर मेरे माँ बाप एक नाचने वाली को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। मैंने सविता के सामने 7 लाख रुपयों का चेक रख दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। मैं मधु से शादी करके उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। मैंने सोचा था कि कुछ समय गुजर जाएगा तो मैं मधु को अपने माँ बाप से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी मधु के साथ शादी हो जाएगी तो मेरे माँ बाप को भी मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। मैं उनकी इकलौती औलाद जो ठहरा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने और मधु ने एक अपार्टमेंट में अपनी नई जिंदगी शुरू की। हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर वो हो गया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑफिस में था। मधु ने फोन करके मुझसे मार्केट जाने की अनुमति मांगी, लेकिन वो वापस ना आई। मैं बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर वो कहाँ गई। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे अस्पताल से फोन आ गया। मुझे बताया गया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मुझे कुछ होश ना रहा और मैं फौरन अस्पताल पहुंचा। एक डॉक्टर मेरी पत्नी को देखकर मुझसे बोला, माफ कीजिएगा, आपकी पत्नी कोमा में चली गई है। अब कुछ पता नहीं कि इन्हें कब होश आएगा। ये सुनकर मैं बहुत रोया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा। मेरी खुशियों को तो न जाने किसकी नजर लग गई थी। अभी तो मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी, मगर इतना बड़ा दुख जो मुझे अंदर तक तोड़ गया था। मैं सारा दिन रोता रहता था।
जब मेरी हालत बेहतर ना हुई तो मैं अपने माँ बाप के पास अपने गांव चला गया। मेरे पिता बहुत बड़े जागीरदार थे। जब मैं गांव वापस गया तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। मेरे पापा बोले, शुक्र है तुम आ गए हो बेटा, अब तुम खुद ही संभाल लो ये जमीन। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इन जमीनों की रखवाली कर सकूं। मैं अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैंने मधु के साथ छुपकर शादी कर ली थी। हमारी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो कोमा में है। माँ और पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गए। मैंने पापा को अपनी मजबूरी बताई कि मैं मधु को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने उनसे मधु की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करने को कहा और उनसे वादा किया कि जब मधु ठीक हो जाएगी तो मैं गांव वापस आ जाऊंगा। मेरे माँ पिताजी इस बात पर तैयार हो गए और फिर मैं वापस शहर लौट गया। मधु 2 हफ्तों से कोमा में थी। मैं हर दिन अस्पताल की बेंच पर घंटों बैठा रहता, लेकिन मुझे डॉक्टर मधु से मिलने ना देते थे। वो कहते थे कि मरीज के पास हम किसी को भी ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मुझे हर रोज 10 मिनट के लिए मधु के पास जाने देते थे। मैं मधु के पास रहने के लिए डॉक्टर की खुशामद करता रहता। मुझे जैसे ही इजाजत मिलती तो मैं रो रो कर मधु से कहता, मधु तुम ठीक क्यों नहीं होती हो? मधु तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे लगता था जैसे वो मेरी बातें सुन लेगी और वो ठीक हो जाएगी। मैं उसे बस इतना ही कहता रहता था, मधु तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने माँ पिताजी को भी मना लिया है, लेकिन वो ना उठती थी और ना कुछ बोलती थी। आज जब मैं मधु से मिलने गया तो मैंने देखा कि उसने अस्पताल की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। मैंने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बोली मरीज अस्पताल की वर्दी से तंग हो जाता है। अब हम हर रोज आपकी पत्नी के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे ताकि ये जल्द ही अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से वापस लौट आता था। लेकिन अब मैंने नोट किया था कि मधु के कपड़े हर रोज चेंज किए जाते हैं। उसने जो भी कपड़े पहने होते वो बिल्कुल भी आम कपड़े नहीं होते थे, वो सभी बहुत महंगे कपड़े होते थे। ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि अस्पताल वाले अपने पास से कपड़े लेकर उनको सिलवाकर मरीज को पहनाते थे। फिर मैंने देखा कि मधु के चेहरे पर मीठे मीठे से मेकअप के निशान भी होते थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने नर्स से पूछा, चलो कपड़े तो आप लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन ये चेहरे पर मेकअप के मीठे मीठे निशान कहाँ से आते हैं? आखिर ये सब क्या है? मैंने देखा था कि नर्स मेरे सवालों से घबरा सी गई थी। अब मुझे मधु की बहुत फिक्र हो रही थी। बहुत डर सा लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने सोच रखा था कि मैं अब उस अस्पताल की असलियत जानकर ही रहूंगा। मैंने उस अस्पताल के बारे में बहुत छानबीन की, मगर हर तरफ से बहुत अच्छा जवाब मिलता था। लेकिन फिर मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा था? मैं शाम को जब मधु से मिलकर आता तो वो आराम कर रही होती थी और उसके चेहरे पर किसी तरह का भी मेकअप नहीं होता था। लेकिन जब सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं मधु को देखने आता तो उसके कपड़े भी चेंज होते और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी होते। अब मैंने इरादा कर लिया था कि रात को घर ही नहीं जाऊंगा और खुद ही देखूंगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं सारी रात बाहर कुर्सी पर बैठा रहा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मधु के पास जाने की इजाजत नहीं दी थी। मैंने सारी रात जासूसी करते हुए गुजार दी थी, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर शक किया जा सके। एक नर्स रात में 3-4 बार सारे मरीजों को चेक करके जाती थी। वही मधु के कमरे को भी चेक करके जाती थी तो मुझे सुकून मिल जाता था। अब जब मैं सुबह कमरे में गया तो मधु के कपड़े फिर से बदले हुए थे और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी मौजूद थे। अब मुझे बहुत हैरानी होने लगी, इसलिए मैंने कुछ और करने का सोचा। मैंने अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया था और उसे भारी रकम देकर राजी कर लिया था। अब मुझे रात का बेसब्री से इंतजार रहता। जैसे ही रात हुई मैंने उस जूनियर डॉक्टर की ड्रेस पहन ली। मुझे मधु के कमरे में जाने से कोई भी नहीं रोक रहा था। पहले तो मैंने जैसे ही मधु के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, एक नर्स भागकर मेरे पास आई और मुझे अंदर जाने से रोकने लगी। मैं उसके जाने के बाद आराम से मधु के कमरे में चला गया, मगर ये क्या, मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई क्योंकि मधु का बेड तो खाली था। वहां तो मधु का नामो निशान भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया और सोचा कि आखिर मधु कहाँ जा सकती है। मैं वैसे ही बाहर निकल आया
मैंने जूनियर डॉक्टर से मधु के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उस नर्स के पास गया जो मधु के कमरे के बाहर चक्कर लगाती थी। मैंने उससे पूछा कि इस कमरे का मरीज कहाँ है, तो वो बोली जहाँ रोज जाती है, आज भी वहीं गई है। मुझे लगा कि मैं ज्यादा कुछ भी नहीं सुन पाऊंगा। मैंने धड़कते दिल के साथ उस नर्स से पूछा, आखिर वो कहाँ जाती है? तो नर्स मुस्कुरा कर बोली, ज्यादा होशियार मत बनिए, आप भी तो सब कुछ जानते हैं, मुझे क्यों फंसा रहे हैं? अपना हिस्सा आप भी तो ले रहे हैं ना। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैंने जूनियर डॉक्टर की वर्दी उसे वापस कर दी और खुद अपने कपड़े पहनकर वापस अस्पताल की बेंच पर जा बैठा। मैंने पलक तक नहीं झपकी। मैं देखना चाहता था कि आखिर मधु कहाँ से वापस आएगी, लेकिन सुबह के 9 बज गए, मधु अस्पताल नहीं आई। एक नर्स मेरे पास से गुजरी तो मैंने उससे कहा मैं अपनी पत्नी से मिलकर ऑफिस जाना चाहता हूँ। तो वो बोली, जी आप जाकर मिल ले, आपके पास 10 मिनट है। मैं इजाजत मिलते ही बड़ी तेजी से मधु के कमरे में दाखिल हुआ। मधु अपने बेड पर मौजूद थी। उसने आज फिर से कपड़े चेंज किए हुए थे और हर रोज की तरह उसके चेहरे पर मेकअप के निशानात थे। अब मेरे समझ में सारा मामला आ चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि जो कोई भी मधु को रात में बिस्तर से अगवा करता है, वो उसको अस्पताल के पीछे दरवाजे से लेकर जाता है। इसलिए मैंने यही फैसला कर लिया था कि मैं अब अस्पताल के पिछले दरवाजे की निगरानी करूंगा। मैंने अस्पताल वालों के साथ एक चाल चलने की कोशिश की। मैं मधु के कमरे में गया। वहां मैं 10 मिनट से ज्यादा रुका था। मुझे पता था कि अब मुझे कोई डॉक्टर यहाँ से निकालने के लिए जरूर आएगा, और मेरी सोच के मुताबिक 12 मिनट पर एक डॉक्टर उस कमरे में आया और बोला, सर आपको यहाँ से जाना होगा, मरीज के पास ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। डॉक्टर साहब, मैं 2-3 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं अस्पताल के चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी में मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। डॉक्टर ने मधु का ख्याल रखने के लिए मुझे यकीन दिलाया तो मैं उनसे मिलकर अस्पताल से बाहर निकल गया, ऑफिस चला गया और शाम को जब ऑफिस से लौटा तो अपना भेष बदलकर चेहरे पर मास्क लगाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। मुझे थोड़ी ही देर गुजरी होगी जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरा दिल ही बैठ गया था। मधु अपने कदमों पर अस्पताल से बाहर निकल कर आ रही थी और फिर वो एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। उस लम्हे में मैं बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा था। दुख, दर्द, परेशानी, हर चीज ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दूं, लेकिन मेरा मधु के पीछे जाना भी जरूरी था। इसलिए मैं मधु की गाड़ी का पीछा करने लगा। आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, जो मुझे सदमे पर सदमा मिल रहा था। मधु की गाड़ी का पीछा करते करते मैं वहां पहुंचा जहां से उसको निकालकर अपनी जिंदगी में लेकर आया था। मैंने उसको इज्जत दी थी, अपने घर की सुरक्षित 4 दीवारी दी थी, मगर उसने क्या किया? वो तो जिस गंध से निकली थी फिर उसी गंध में वापस लौट गई। जब मधु कोठे में दाखिल हो गई तो उसके 10-15 मिनट बाद मैं भी कोठे में दाखिल हो गया था। मैंने अपना भेष इस कदर बदल रखा था कि मुझे कोई भी आसानी से पहचान नहीं सकता था। अब हुआ यूं कि जब मैं कोठे में दाखिल हुआ तो मधु नाच रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उठकर मधु को एक जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। मैं जानना चाहता था आखिर मधु ये सब क्यों कर रही थी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। अगर उसे नाचने का इतना ही शौक था तो उसने मेरे सामने अच्छाई का ड्रामा क्यों किया था। डांस देर रात तक चलता रहा। सुबह 4 बजे के करीब सभी अपने अपने घरों को वापस जाने लगे, लेकिन मैं वहां से ना उठा। जब हॉल खाली हो गया तो मैं उठकर मधु के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो मुझे देखकर हैरान हो गई। उसका चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रोते हुए कहा, मधु, अगर तुम ये सब छोड़ नहीं सकती थी तो तुमने क्यों मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैंने अपने माँ बाप का दिल भी दुखाया, लेकिन फिर भी तुम मेरी नहीं बनी। मधु भी रोने लगी थी। रोते हुए बोली, कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनकी किस्मत में इज्जत होती ही नहीं। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश थी कि अब मुझे किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, इज्जत की जिंदगी गुजरेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मजबूर होकर फिर से कोठे पर आ गई। मैंने चिल्लाकर पूछा, मुझे भी तो बताओ
तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने ये सब किया? तुमसे पहले एक सेठ मेरी जिंदगी में था, वो भी मेरे डांस का बहुत शौकीन था। उसने मुझ पर पैसा पानी की तरह बहाया था। सविता उसे जबान दे बैठी थी कि मैं उसके सिवा किसी और के सामने नहीं नाचूंगी, मगर फिर अचानक से वो सेठ गायब हो गया। उसने मेरे लिए पैसे भेजने छोड़ दिए थे। सविता ने 2 महीने इंतजार किया, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने मुझसे एक बार फिर भरी महफिल में डांस करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी नजर तुम पर पड़ी थी। तुम एक दिन मेरा डांस देखने आए थे। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। फिर यूं हुआ कि हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई और फिर तुमने 7 लाख रुपए देकर मुझे खरीद लिया। लेकिन हमारी शादी के 2 महीने बाद ही वो सेठ भी वापस आ गया। उसने सविता मैम से कहा था, अगर मैं दोबारा डांस नहीं करने लगी तो मधु के पति को जान से मरवा देगा, सविता के भी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डलवा देगा। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति ही मुझसे छिन जाए। मैंने आपकी जान बचाने के लिए उस सेठ की बात मानी। मुझे जैसा कहता गया मैं वैसा ही करती गई। उसने कहा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं और हर रात सिर्फ मेरे सामने नाचूं। इसलिए मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट का बहाना किया और एक डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। फिर मैंने अस्पताल की नर्सों को भी अपने साथ मिला लिया था। सेठ के कहने पर मैंने फिर से कोठे पर नाचना शुरू कर दिया था ताकि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाए। मेरे लिए यही काफी था कि तुम हर रोज 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जाते थे। मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती थी, तुम्हारी खबर मुझ तक पहुंच जाती थी। मैंने मधु से पूछा, तुम बताओ क्या तुम अपनी जिंदगी में खुश हो? तो वो रोती हुई बोली, अब इज्जत की जिंदगी का मजा चख चुकी हूँ और अब मुझे ये मजबूरी की जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है कि सेठ फिर से कहीं गायब हो जाए और मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं। मैंने मधु के हाथ पकड़कर कहा कि मेरी एक बात तुम याद रखना, बाहर के लोग उस इंसान को ही तोड़ने में कामयाब होते हैं जो अपने घर वालों से बातें छुपाते हैं। अगर तुम सेठ वाली बात मुझे पहले बता देती तो मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल लेता और तुम्हें भी इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। मैंने मधु को तसल्ली दी, उस सेठ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और फिर उसे पुलिस उठाकर ले गई। अब मैं अपने वादे के मुताबिक गांव वापस आ गया था। मेरे माँ बाप ने भी खुले दिल से मधु को बहू स्वीकार कर लिया था। मेरे माँ बाप ने भी खुले दिल से मधु को बहू स्वीकार कर ली थी और मधु ने गांव के माहौल को अपना लिया था। इस तरह मधु और मेरी जिंदगी एक बार फिर से सही रास्ते पर आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर